हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। हम लोग नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो भी एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है उसको हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इसका पार्ट 7 है दोस्तों। पार्ट 6 तक आप लोग सीरीज़ ज़रूर देखिएगा अगर आपको पूरा पोर्शन कवर करना है तो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम लोग आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वायरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारे चैनल ने एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन रखी है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, आपको अच्छी सी गाइडेंस मिलेगी उसमें। तो और डिटेल से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.proxygyan.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड में कैसे एग्रीकल्चर होता है और इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या क्या होता है, इसके रीज़न्स क्या हैं और इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। कई सारे एस्पेक्ट्स आप लोग आज हम लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से। तो हमारे चैनल से बने रहिएगा और इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहले जानते हैं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर विच लिमिट्स द क्रॉप ग्रोथ टू ए पार्ट ऑफ द ईयर ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर। सो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है वो एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि एक लैंड से हम लोग कुछ ही समय के लिए, मतलब पूरा ईयर हम लोग उससे ईल्ड नहीं कर सकते, थोड़े ही समय के लिए हम लोग उससे ईल्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसका लैंड का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं वो एकदम ड्राई हो जाता है, तो आगे यील्डिंग करने में उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो वो सफिशिएंट मॉइस्चर जो है उस लैंड से चला जाता है, क्योंकि जो भी पार्ट हमारा ड्राई लैंड का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 68% तक के कल्टिवेटेड एरियाज इंडिया में वो ड्राई लैंड ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राई लैंड हमारे इकोनॉमी में प्ले करते हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 44% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन and plays a critical role in the India's food security. 68% कल्टिवेटेड एरियाज इंडिया में ड्राई लैंड ही है और इससे 44% का हमारा फूड प्रोडक्शन इसके ड्राई लैंड के अंडर आता है। तो ड्राई लैंड इज़ नथिंग बट कि उस एरिया से हम लोग ज़्यादा ईल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक। अगर वन ईयर है तो आधा या फिर उससे कम समय तक हम लोग उससे ईल्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसका सॉइल का मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। Next, according to 4th 5-year plan of India, dry lands are defined as areas which receives rainfall ranging from 375 mm to 1125 mm and with limited irrigation facilities. Obviously, a dry land is nothing but वहाँ पर मॉइस्चर कम होना मतलब वहाँ वाटर फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होना। वाटर फैसिलिटीज़ अगर नहीं है तो रेनफॉल वहाँ बहुत कम होगा, या फिर उसके इरिगेशन फैसिलिटीज़ उस एरिया के बहुत ही कम होंगे। सो यहाँ का रेनफॉल क्या है अकॉर्डिंग टू 4th 5-year प्लान कि 375 mm to 1125 mm ही है और यहाँ पर वेरी लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो ड्राई रीजन्स और इकोनॉमिकली फ्रैजाइल मतलब बहुत ही जल्दी वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, विच आर हाईली वल्नरेबल टू इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड शॉक्स। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड शॉक्स मतलब क्लाइमेट चेंज में या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज में ये लोग जल्दी वल्नरेबल हैं, मतलब जल्दी इन पर अटैक हो सकता है और ये बहुत ही फ्रैजाइल हैं, मतलब जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अफेक्टेड एरियाज ड्राई रीजन्स होते हैं। डिग्रेडेड सॉइल्स विथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ अलॉन्ग विथ मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल टेबल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लो क्रॉप यील्ड्स एंड फर्दर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। सो इसके रीजंस पहले तो ये इकोनॉमिकली फ्रैजाइल हैं और ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड शॉक्स के लिए, और डिग्रेडेड सॉइल लेवल्स भी उतने ख़ास नहीं होते यहाँ के, और फिर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इनके सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है, मतलब सॉइल इनका वाटर को जल्दी छोड़ देता है, और विथ मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज होने के कारण या फिर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल
ग्राउंड वाटर लेवल जो भी अंडर वाटर रहता है, जो भी रेनफॉल होने की वजह से ग्राउंड के अंडर जो वाटर होता है वो ज़्यादा नहीं टिक पाता। सो ये कई सारे कारण हो सकते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के। आगे हम लोग इसके रीजंस भी पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के इंडिया में। सो पहले तो रेनफॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर इन द ड्राई लैंड्स इज लो रेनफॉल। जैसे मैंने कहा, इनका रेंज सिर्फ 375 mm टू 1125 mm तक ही है, विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाईली एरेटेड एंड अनसर्टेन। बहुत ही कम रेनफॉल होता है इस एरियाज में, इसकी वजह से ड्राई लैंड हो जाता है। द क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई लैंड्स इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मेकिंग इट ए लेस प्रोडक्टिव। सो ड्राई लैंड जो है वो ज़्यादातर रेनफॉल पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल में ये डिपेंड होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा हम लोग ईल्डिंग कर सकते हैं, या फिर कम हुई तो हर बार की तरह उससे हम लोग ईल्ड नहीं काट पाएंगे ड्राई लैंड से। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है उसका सॉइल है। इसका सॉइल भी, इस पे सॉइल में भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाती सॉइल, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल इसमें नहीं ज़्यादा होता है। तो कई सारे रीजंस होते हैं इसके भी। चलिए देखते हैं। द मेजर कॉजेज़ फॉर लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल में केमिकली या फिर नेचुरली मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं इस एरियाज में। लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, इनके सॉइल में टेक्सचर नहीं होता है, बहुत ही ड्राई टाइप ऑफ सॉइल होती है। लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लीडिंग टू सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सॉइल एरोजन भी हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। सॉइल एरोजन नथिंग बट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो वाइप हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस सॉइल एरोजन भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। सो कार्बन जो है, sequestration of carbon also turns out to be a major problem which further degrades the soil, making it less productive। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में वो कैसे अफेक्ट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। तो आप उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि कार्बन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट को उनके रेस्पिरेशन में या फिर उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो कार्बन का या फिर कम हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना ये भी बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इट ऑल्सो लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, मेकिंग इट लेस प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ ड्रॉट। इसके एरियाज़ में तो ये इकोनॉमिकली फ्रैजाइल होने के कारण यहाँ ड्रॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉट होता है। सो द एक्सटेंसिव क्लाइमेट हजार्ड्स और सीन इज ड्राई लैंड्स एज द सॉइल्स आर वीक एंड कैन बी सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस टू या हायर लेवल। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक हजार्ड ज़्यादा होने के कारण या फिर रेनफॉल कम होने के कारण, यहाँ की सॉइल अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। So drought is a common scenario in dry lands as water availability is less, further leading to low productivity। So drought ही बहुत ही common होता है dry land में, क्योंकि वहाँ पर water नहीं होता है और water नहीं होने के कारण वहाँ low productivity होती है। low productivity मतलब कम हम लोग yield काट सकते हैं, तो जल्दी से खाना ख़त्म हो जाता है और हम लोग आगे ग्रो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राई लैंड है तो ईयरली 1 टाइम ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉट वहाँ पर बहुत ही कॉमन होता है। उसके बाद है पुअर इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स भी जो है वहाँ के कुछ ज़्यादा खर्चा करके टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स या फिर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी पूर होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑफ द लिविंग ऑफ फार्मर्स इज़ लो इन ड्राई लैंड्स ड्यू टू द लेस चॉइसेस ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन देयर एरियाज। ये एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के जैसा यहाँ चलता है कि मतलब अगर क्रॉप ज़्यादा नहीं उगता है ड्राई लैंड से, ईयरली मतलब हाफ ईयर में एक बार होता है, तो उससे वो लोग पैसे भी कम कमा पाते हैं। तो पैसे कम कमा पाते हैं तो फिर वो पूर ही हो जाते हैं, राइट। उनको सेविंग्स में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करने में उनको पैसे नहीं बच पाते। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, क्योंकि अगर क्रॉप ही यील्ड ज़्यादा नहीं हो पाया तो पैसे सेव करेंगे कैसे वो लोग। तो इस हिसाब से पूर इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स होती है, उनका स्टेटस कभी नहीं बढ़ पाता ड्राई लैंड्स में। सो क्रॉप्स ग्रोन, the crops grown in a particular region will be similar and are not much remunerative compared to the major crops like rice and wheat। इस एरियाज़ में ग्रो किए गए क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा डिमांडेबल नहीं होते हैं जब हम कंपेयर करेंगे राइस एंड वीट के साथ, क्योंकि
बहुत ही बुर क्वालिटी के हम लोग क्रॉप्स यहाँ देखेंगे. व्हेन सिमिलर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल मैच्योर एट द सेम टाइम एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस विल रीच द मार्केट लीडिंग टू ग्लट इन द मार्केट्स. तो क्या होता है कि ड्राई लैंड्स में थोड़े ही पर्टिकुलर के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. मतलब ज़्यादा एक ही क्रॉप ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, राइट. तो अगर वो मार्केट में जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा लेकिन डिमांड कम होता चला जाएगा. तो इस हिसाब से वो बिकता भी नहीं है और वहाँ से वो पेरिशेबल ग्रुप्स होते हैं क्रॉप्स, राइट. तो उनको हम लोग आगे भी सेव नहीं कर पाते. तो इस हिसाब से फार्मर्स भी जो हैं वो पूर ही रह जाते हैं. तो ये एक विशेष सर्कल है ये जो हमेशा के लिए चलती रहती है. तो आगे देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के. जब से हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अब प्रॉब्लम्स देखते हैं. सॉइल एंड मॉइस्चर प्रॉब्लम्स. सॉइल्स आर हाईली डाइवर्स इन द ड्राई लैंड्स ऑफ इंडिया. In semi-arid regions, the alphizoles and vertizoles predominate, whereas in river basins, inseptizoles and entizoles are seen, and in desert regions. So soil and moisture problems कई ज़्यादा हो जाते हैं ड्राई लैंड्स में. इन सेमी एरिड रीजन्स में द अल्फिजोल्स एंड वर्टिजोल्स जो हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं. या फिर रिवर बेसिन्स में या फिर रिवर के नज़दीक जो भी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं वहाँ इंसेप्टिजोल्स और एंटिजोल्स और सीन, एंड इन डेजर्ट रीजन्स. So environmental changes of water logging and salinity. Soil degradation has a close link with water logging and salinity problems. Irrigation salinity has major impact on dry land crops. Over irrigation, poor drainage, improper irrigation for damaged soils, etc. are the major causes for water logging and salinity. एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे वाटर लॉगिंग हो गया. वाटर लॉगिंग मतलब ज़्यादा वाटर उनको दे देना, या फिर सैलिनिटी, वाटर में जो भी सॉल्ट होता है वो प्लांट्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है. तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है बहुत ही क्लोज लिंक होता है वाटर लॉगिंग से, क्योंकि अगर सॉइल अच्छे से एक्ट करके वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी. सॉइल मतलब वहाँ नॉर्मली वाटर लॉगिंग जो है हम लोग ज़्यादा पानी देने के कारण वाटर लॉगिंग हो जाता है, राइट. लेकिन ड्राई लैंड्स में सॉइल नॉट अब्जॉर्बेबल होने के कारण वहाँ पर कम पानी डालेंगे तो भी वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाता है. तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. सो द चॉइसेस ऑफ द क्रॉप्स दैट आर टू बी ग्रोन इन ड्राई लैंड्स आर वेरी लिमिटेड. मैंने जैसे कहा था कि वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ के हैबिटेट को अगर एक क्रॉप सूट हो गया तो हमेशा के लिए वही क्रॉप हम लोग ग्रो करना पड़ेगा. वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हम लोग एक्सपेरिमेंट वहाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा और ग्रोन इन ड्राई लैंड्स. ऑयल सीड, पल्सेस और ग्रेन्स लाइक बाजरा वही हम लोग ग्रो कर सकते हैं ड्राई लैंड्स में. उसके अलावा कोई भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो फार्मर्स हैव टू परचेस फूड ग्रेन्स एंड अदर नीडी आइटम्स फ्रॉम द रेवेन्यू दे ऑब्टेन फ्रॉम द सेल्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. तो क्या होता है कि वहाँ के लोग ऑलमोस्ट फार्मर्स ही होते हैं. फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, जो भी पर्टिकुलर लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स वो हर ईयर वहाँ पर ग्रो होते हैं उनको बेचकर या फिर उनको बेचकर मार्केट में उनसे मार्केट से ही उनको दूसरे जो भी नीडी क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस, मेज़, कई सारे नीडी क्रॉप्स होते हैं वो ख़रीदना पड़ता है. तो इससे क्या होता है कि फार्मर्स के पास सेविंग नहीं हो पाती है. तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, राइट. तो ये लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि वही अगर क्रॉप्स हर ईयर हर बार वही होता है तो कोई भी वही खाना पसंद नहीं करेगा. तो इससे क्या करते हैं, जो भी उन्हें प्रॉफिट ये पर्टिकुलर क्रॉप से मिलेगा वही वो लोग मार्केट में जाके फिर से जो भी नीडी क्रॉप्स, जो भी अदर क्रॉप्स होते हैं वो खरीद लेते हैं. सो सिंस द ड्राई लैंड्स आर नॉट मच रेम्यूनरेटिव लीडिंग टू एन इकोनॉमिक इम्बैलेंस. इनसे प्रॉफिट भी कई ज़्यादा नहीं होता है तो इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी होता है. सो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन में भी ये लोग बहुत ही कम बहुत ही कम योगदान दे पाते हैं. तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल सॉल्यूशंस, या फिर इसको हम अप्लाई करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं, चलिए देखते हैं. एग्रोनॉमिक अप्रोचेस. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू ड्राई लैंड फार्मिंग इज टू प्रिजर्व द सॉइल एंड वाटर इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. एग्रोनॉमिक अप्रोचेस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दी लैंड टेरेन कंसर्न. एग्रोनॉमिक अप्रोचेस जैसे कि हम लोग उस लैंड पर सर्वे करके या फिर उसको ऑब्जर्व करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.
या फिर टेक्नोलॉजिकल यूज़ेस करके उस सॉइल एंड वाटर को हम लोग कंजर्व करके किसी तरह उसको हम लोग चेंज कर पाते हैं, या फिर उसमें कई सारे हम लोग या फिर कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके चेंजेस ला सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट जो है एग्रोनॉमिक के हिसाब से वो कर सकते हैं, तो शायद उससे हम लोग चेंज इसमें ला सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग अप्रोचेस। इंजीनियरिंग अप्रोच में वेरियस इंजीनियरिंग अप्रोचेस आर यूटिलाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर by collection of excess rainwater, regulation of runoff, managing evaporation and seepage losses. So lands with 3 to 5% slopes are subjected to contouring, which preserves moisture and prevents soil erosion. इंजीनियरिंग अप्रोचेस जो हैं वो पर्टिकुलरली टेक्निकल अप्रोचेस हम लोग इसमें लगा सकते हैं, जैसे हम लोग इससे वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जो भी वाटर लॉगिंग हो जाता है उससे हम लोग वाटर कैसे कंजर्व करें, या फिर वाटर रन ऑफ को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल चीज़ें होते हैं वो लोग इंजीनियरिंग से हम लोग ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर जो है उसको हम लोग, एक्सेस रेन वाटर को हम लोग स्टोर कैसे करें, उसको बाद में हम लोग कैसे यूज़ करें। ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग अप्रोचेस भी हम लोग लगा सकते हैं जो कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके। तो हमने आज देखा कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ड्रॉट है, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, कम रेनफॉल हो गया, ऐसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रॉब्लम्स, ड्राई लैंड की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इसके सॉल्यूशंस, प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आज हमने इस लेक्चर में कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से आप सबको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।